हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम केमिस्ट्री। इसके पहले हमने बायोलॉजी को फिनिश कर दिया है। आई होप आपने सारे के सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स को देखा होगा, स्टडी की होगी, उसके बाद पीवाईक्यूज को भी अटेंड किया होगा। अब हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में, और सबसे पहले हमें जानना है कि हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टेट ऑफ मैटर्स। जो मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं या क्वालिटी होती है, वो सब बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जब बात कर ही रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है वो हम समझते हैं। तो जैसे कि साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच होती है बायोलॉजी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। एक ब्रांच होती है बॉटनी, जहाँ पर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। वैसे ही एक ब्रांच होती है साइंस की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है, उन मैटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल उनमें प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन या किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कराने पर वो कैसी प्रतिक्रिया को देते हैं, उनका कंपोजिशन कैसा है, नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। तो हम किसी भी सब्सटेंट या मैटर की जब इन विशेषताओं को, इन क्वालिटी को जानते हैं, उसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, जो कि एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिस्कस करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया मैडम कि हाँ, किसी कोई एक मटेरियल है जिसकी हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करना है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, या फिर वो कैसी रिएक्शन करता है, उसको हमने केमिस्ट्री कहा। लेकिन ये जो शब्द लिखा हुआ है मैटर, ये मैटर होता क्या है, कौन सा मैटर है भाई ये? तो देखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी सराउंडिंग में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि ये पेन है, तो आपकी सराउंडिंग में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है जिसका अपना एक मास है और जो स्पेस लेता है, मैं इस पेन को रखूंगी कहीं पर तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक स्पेस लेगा और इसका अपना एक मास है। जैसे कि मेरी बॉडी है, मेरा भी एक मास है और मैं भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती हूँ। तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल जो आपकी सराउंडिंग में आपको दिखाई देता है, जिसका अपना एक मास होता है और जो स्पेस लेता है, मतलब वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। और इन्हीं मैटर की प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना कहलाता है केमिस्ट्री। सो क्लियर हुआ? आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कई सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। उनमें से अगर हम फ्यू टॉपिक्स को उठाएं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर एंड इट स्टेट्स के बारे में। मैटर कौन से होते हैं, उनकी क्या स्टेट्स होती हैं, कितने टाइप के मैटर्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड नंबर पे है एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। डाल्टन की थ्योरी क्या होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द आइसोटोप एंड आइसोमर के बारे में। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं एटम्स के बारे में, तो एटम के बीच में क्या है ना, बॉन्ड पाए जाते हैं, एक कनेक्शन पाया जाता है, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो हम उन सभी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। हम बात करेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पर हमें बात करनी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रोज में रो और कॉलम में ऊपर और नीचे जाने पर क्या चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टी में। तो हम यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन क्या हो गई, एसिड और वाटर ने रिएक्ट किया तो क्या हुआ, या नॉन मेटल और वाटर की रिएक्शन हुई तो क्या हुआ। तो हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब पर डिस्कशन होंगे। ठीक है। देन है मेटल एंड नॉन मेटल। हाइड्रोकार्बन जो किसी का पार्ट है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, इन सॉल्यूशन को हम सेपरेट क्या करते हैं, कैसे करते हैं,
पॉलीमर्स क्या होते हैं, इस तरीके से ये पूरा हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक बातों की, जैसे कि मैटर क्या है, इन पे हम डिस्कशन करेंगे। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना वीडियो। यहाँ से केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है मैटर एंड इट्स स्टेट। तो सबसे पहली चीज तो हमने देख लिया कि मैटर क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो आपकी सराउंडिंग में दिखाई दे रहा है, आपके आसपास कोई भी मटेरियल दिखाई दे रहा है जिसका अपना एक मास है और जिसका अपना एक वॉल्यूम है, मतलब एक वजन भी है और स्पेस भी घेरता है, स्थान भी लेता है, उन सारी चीजों को हमने मैटर कहा है। मैटर की अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो हमने इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली मैटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिएगा, क्वेश्चन को समझना है आपको। अगर लिखा है कि फिजिकल या फिर इन जनरली लिखा है कि मैटर की कितनी स्टेट होती है, तो आपको आंसर देना है 3 स्टेट होती हैं। फिजिकली मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि 4th स्टेज मैटर की क्या है, तब आपको आंसर करना है प्लाज्मा। या फिर 5th स्टेज ऑफ द मैटर पूछ ली जाए तो अब आपको आंसर करना है बोस आयंस्टीन कंडेंसेट। अभी हम एक एक करके इन सबको देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में जितना पूछा जाए आपको उतना ही आंसर करना है। फिजिकली मैटर की 3 स्टेट होती हैं, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब इन तीनों मटेरियल को आप लोगों ने डेफिनेटली अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल भी किया होगा और देखा भी होगा। सॉलिड क्या होते हैं, जैसे कि ये मैं जो पेन रखी हुई हूँ, ये क्या है, एक सॉलिड है। तो सॉलिड वो मटेरियल होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा पास होते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा पास होते हैं। ठीक है, जिनका एक प्रॉपर शेप होता है, साइज होता है, उन्हें सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या हो गई, जो प्रॉपर साइज होते हैं, जिनका प्रॉपर साइज होता है एंड शेप होता है। ठीक है, इसके अलावा जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, मतलब डेंस होते हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल बहुत पास है तो उनके बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा। 2 फ्रेंड्स हैं, एक ही सिटी में रहते हैं या आस पड़ोस की बिल्डिंग में, आसपास के घर में या मोहल्ले में रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन होगा। लेकिन वही दोस्त अपना स्कूल बदल ले, अपना कॉलेज बदल ले और किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए, तो कुछ दिन आप फोन पे बात करेंगे, उसके बाद उनके भी नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, आपके भी बन जाएंगे, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। बिल्कुल वैसी ही कहानी है। मॉलिक्यूल्स अगर बहुत नजदीक है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनका प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर साइज होता है, हाईली डेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं। लिक्विड का कोई प्रॉपर शेप या साइज नहीं होता। आप जिस कंटेनर में डालोगे लिक्विड उस शेप का हो जाएगा। पानी, अगर आपने पानी लिया, वाटर लिया, मतलब H2O को लिया और H2O को आपने एक बॉटल में डाल दिया तो बॉटल के शेप का पानी हो गया आपका। अगर आप उसे किसी और कंटेनर में डालेंगे तो उस शेप का हो जाएगा। तो लिक्विड का अपना कोई शेप या साइज नहीं होता, उसको जिस कंटेनर में रखो उस कंटेनर के शेप का वो हो जाता है। और इनके मॉलिक्यूल अगर दूर है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा एज कंपैरिजन सॉलिड वो कम होगा। सिंपल। वैसे अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर होंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर होता है। गैस का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, गैस का कोई प्रॉपर साइज नहीं होता, डेंसिटी सबसे कम होती है। तो अगर आपको डेंसिटी वाइज इनको अरेंज करना हो तो आप बोलेंगे कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर आती है लिक्विड की डेंसिटी एंड देन आती है गैस की डेंसिटी। क्लियर। तो आपको अगर एग्जाम में 4 ऑप्शंस दे दिए जाए और कहा जाए कि इनको अरेंज कीजिए आपका डेंसिटी ऑर्डर में, लिख दिया जाए अगर आपको H2O लिख दिया, H2 लिख दिया, H2 के अलावा आपको यहाँ पे आयरन लिख दिया, ठीक है, और बोल दिया जाए इनको डेंसिटी के अकॉर्डिंगली आप अरेंज करना, तो सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा, आयरन होगा। आयरन के बाद पानी होगा और आयरन के बाद हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप जो भी मटेरियल आपको दिए हैं उनको आप डेंसिटी वाइज
अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गया? तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड की और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। यही चीजें आपको आगे वाली स्लाइड्स में देखने को मिलेंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि सॉलिड जो होते हैं उनका एक डिफाइंड शेप होता है, इनकी अपनी एक बाउंड्रीज होती हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप मेंटेन करे, उसके मॉलिक्यूल्स में इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग कि वो अपने शेप को मेंटेन कर पाते हैं, और आउटसाइड अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके शेप में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस पेन पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तोड़ ही दिया, मड़ोड़ ही दिया, वो बात नहीं। इन जनरल अगर मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये अपने शेप को चेंज नहीं करता, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है और सॉलिड की टेंडेंसी है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रखें। मतलब आप कह सकते हैं कि सॉलिड जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। जिस कंटेनर में आप उसे रखते हैं वो उस कंटेनर के शेप का हो जाता है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है कम होता है, इसलिए लिक्विड आसानी से फ्लो कर पाते हैं और अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैस। तो गैस जो होती है इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन गैस के पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि गैस हाईली कंप्रेसिबल कंपाउंड कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड होती है। हाईली कंप्रेस्ड मतलब क्या होता है, इसको आप, इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर है, आप इसको हाईली कंप्रेस करके लिक्विड में बदल सकते हो और सिलेंडर में भर सकते हो। जैसे कि हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आती है, लिक्विड अब पेट्रोलियम गैस जो उसमें फिल होती है, तो एलपीजी गैस को आपने क्या किया, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया और लिक्विड फॉर्म में आपके घरों में उसको डिलीवर कर दिया है। तो यही बात बोली है कि गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड को अगर आप ज्यादा कंप्रेस करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं बहुत ज्यादा कंप्रेस करूं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगी इसकी कहानी। लेकिन यहाँ पे गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसलिए हम गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल हमारे घरों में कुकिंग पर्पस के लिए सिलेंडर में करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उसमें भी कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बातें हैं? अगली बात लिखी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो मैक्सिमम किसमें होगा, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और मिनिमम होगा गैस में, जैसा कि हमने लिखा है। चलिए नेक्स्ट है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। जब हम सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को, जैसे कि ले लेते हैं आइस ले लिया जो कि एक सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, किसी भी सॉलिड को जब हम टेम्परेचर देते हैं, गर्मी देते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होते हैं, हीटअप होते हैं, और हीटअप होने के कारण उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। कोई एक सॉलिड है, उस सॉलिड को आपने क्या किया, उस सॉलिड को आप दे रहे हैं हीट। तो सॉलिड को जब हीट या एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है और पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन एक सर्टेन समय के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन जो बॉन्ड है, जो फोर्स है, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आंसर है यस। कैसे? जब हम किसी सॉलिड को हीट या एनर्जी देते हैं तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बहुत अधिक अमाउंट में हम किसी सॉलिड को एनर्जी देते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आई है, क्या हो जाएगा, उसके बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो टूट जाएगा और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस हमने सीखी है इसको ही हम मेल्टिंग कहते हैं। और ये शब्द तो आपने घरों में भी इस्तेमाल किया होगा कि बर्फ जो है वो पानी में बदल जाती है, आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, आइस एक सॉलिड थी, वाटर क्या है आपका, लिक्विड है। ऐसा क्यों हुआ? एनर्जी मिलने के कारण बॉन्ड ब्रेक हुए और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग बोल सकते हैं। क्लियर है इतनी चीजें?
नेक्स्ट है टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू द बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो सॉलिड जब मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें डन। तो हमने क्या देखा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो मेल्टिंग है। जस्ट इसी का अपोजिट है अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो, मतलब पानी जो था हमारा वाटर वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो दो टर्म हमने सीख लिए, एक है मेल्टिंग, दूसरा है फ्रीजिंग। मेल्टिंग मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, फ्रीजिंग मतलब लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये शब्द आपको कहीं दिख जाए फ्यूजन, तो आप कंफ्यूज मत होना, बेसिकली मेल्टिंग के बारे में ही वो बात कर रहा है। क्लियर इतनी चीजें? चलिए अब एक और बात आप सीखिएगा, जब मेल्टिंग होती है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, मतलब जब मेल्टिंग होती है तो टेम्परेचर में, सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आते। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। इसमें ऐसा लिखा आता है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, डिक्रीज या फिर नो चेंज। ऐसा क्वेश्चन आप लोग ने डेफिनेटली एसएससी में देखा होगा अगर आप फ्रिक्वेंटली एग्जाम देते रहते हैं। तो आंसर आ जाएगा नो चेंज। जब मेल्टिंग होती है तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो सॉलिड है ना, ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एनर्जी है या हीट है उसको एब्जॉर्व करेगा और मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? छुपी हुई या गुप्त ऊष्मा हम कह सकते हैं, लेटेंट हीट। अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लेटेंट हीट क्या होती है उसके फॉर्मूले पे हम चर्चा करेंगे। This heat get used up in the changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature. जब कोई solid energy को absorb करता है, जब कोई सॉलिड एनर्जी को एब्जॉर्व करता है विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, तो इसको हम हिडन एनर्जी कहते हैं। और यही हिडन एनर्जी जो है वो लेटेंट हीट कहलाती है। तो हमें जब बर्फ को हमने अगर एटमॉस्फेयर में रख दिया तो बर्फ अपने आप कुछ समय बाद मेल्ट हो जाएगी। हमको किसी एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने एटमॉस्फेयर से ही एनर्जी को कंज्यूम किया सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज किए बिना, और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। इसे हमने क्या बोला है? लेटेंट हीट बोला है। देखिए, सॉलिड से लिक्विड होने की प्रोसेस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। वहीं लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। जैसे कि अगर बर्फ पानी में कन्वर्ट होती है तो हम बोलेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अगर पानी को छोड़ दिया जाए, सनलाइट में रख दिया जाए पानी को, तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा। तो इसे लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। क्लियर है? वैसे ही कई बार सॉलिड जो होते हैं वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैम्फर आपने देखा होगा। कपूर को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा? वो सॉलिड था और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होके उड़ गया। इसे हम लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये शब्द एग्जाम में कई बार पूछा है कि सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या है? तो सॉलिड की गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर? सब्लिमेशन आपको टर्म क्लियर हो गया है? तो अगर हम इन जनरल डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द लेटेंट हीट, छुपी हुई ऊष्मा क्या है, तो एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि कोई भी सब्सटेंस एक्वायर कर रहा है एटमॉस्फेयर में। तो L इज इक्वल टू Q अपॉन M, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इज मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। मतलब आपने एनर्जी को एब्जॉर्व किया Q, और यहाँ पे मास है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी मटेरियल का। तो 1 kg ऑफ मटेरियल जो है, 1 kg ऑफ सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एनर्जी को एब्जॉर्व करके, उसे ही हमने लेटेंट हीट कहा है। तो L इज इक्वल टू Q अपॉन M, वेयर Q इज एब्जॉर्व या फिर रिलीज एनर्जी है और M क्या है? मास है, और L क्या है? आपकी लेटेंट हीट है। ठीक है, ठीक है इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं,
अब ये तो हमने समझ लिया, यहाँ पे 3 बातें देख ली। हमारे पास सॉलिड था, ठीक है, हमारे पास लिक्विड था, ओके, हमारे पास गैस थी, ठीक है। हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हमने बोल दिया मेल्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा कि जो आपका लिक्विड है वो सॉलिड में भी तो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आइस जो है, सॉरी वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो सकती है। इस प्रोसेस को आपने बोल दिया था फ्रीजिंग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हमने वेपोराइजेशन नाम दिया, ठीक है, वेपोराइजेशन इसको हमने नाम दे दिया। वही गैस भी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। आपने देखा होगा, अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं या खाना पका रहे हैं, अगर आपने कढ़ाई के ऊपर किसी बर्तन को ढांक दिया तो उसमें छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो वाटर वेपर थी वो पानी में कन्वर्ट हो गई। तो वाटर वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रोसेस को हम संघनन या फिर कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन, जिसको हम हिंदी में संघनन कहते हैं। तो संघनन या कंडेंसेशन आपने देख लिया कि गैस कन्वर्ट हो रही है किसमें? लिक्विड में, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में भी तो कन्वर्ट हो रहा था, तो सॉलिड डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका सबसे अच्छा आंसर है नेफ्थलीन बॉल। घर में कहीं भी आप नेफ्थलीन बॉल डाल दीजिए, सर्टेन समय के बाद वो गायब हो जाएगी, क्योंकि वो सॉलिड थी जो गैस में कन्वर्ट हो गई। कैम्फर मतलब कपूर, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था सब्लिमेशन। ये प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एट विच पॉइंट लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द गैस। तो एक वो समय होता है, एक वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड मतलब पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हमने क्या कहा है? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर हम बात करें कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं? पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना, उबलना शुरू हो जाता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये बातें कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अच्छे से आपको इस डायग्राम में समझने मिल रहा है कि कंडेंसेशन क्या है, एवोपरेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब गैस आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है, इसको हमने बोल दिया डिपोजिशन, ठीक है। वैसे ही जब आपकी आइस डायरेक्टली गैस में या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हमने बोला सब्लिमेशन। गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही तो हमने बोला कंडेंसेशन। वहीं लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हमने नाम दिया वेपराइजेशन या फिर एवोपरेशन। वैसे ही सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसे हमने बोला मेल्टिंग, और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो उसे बोला फ्रीजिंग। तो ये 6 शब्द हैं, इन 6 शब्दों को आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है, उसकी अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गोल्ड की इयररिंग्स पहने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो गोल्ड की इयररिंग्स जो मैंने पहनी हुई है उसकी अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी है कि इसका अपना एक शेप है, अपना एक मास है, अपना एक वॉल्यूम है, एक आकार है, ठीक है, अपना एक कलर है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई जिनको आप देखकर एनालिसिस कर पा रहे हो। लेकिन इसी गोल्ड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है कि नहीं, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस जनरेट करेगी, अगर इसमें एसिड डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो जब अलग अलग केमिकल्स के साथ हमारे मटेरियल रिएक्ट करते हैं तब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है और दूसरी है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? तो ये सारी चीजें, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर, उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व क्या है, वॉल्यूम मतलब आयतन क्या है, मास, ऑर्डर मतलब उसकी गंध या सुगंध क्या है, हार्डनेस वो हार्ड है कि नहीं है, डक्टिलिटी
डक्टिलिटी का मतलब है कि आप जो कोई भी मटेरियल है उसको ठोक पीट कर उसके वायर बना सकते हो कि नहीं, वो उसकी डक्टिलिटी कहलाती है। मैलेबिलिटी मतलब आप उस सॉलिड की ठोक पीट कर शीट बना सकते हो कि नहीं, जैसे कि हमारे घरों में एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल होता है, या हम घरों में भी एल्यूमिनियम या आयरन की अगर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बेसिकली नेचर है मैलेबिलिटी का। कंडक्टिविटी, अभी हम इनको देखेंगे। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, कि करंट को पास कर रहा है कि नहीं। सॉल्युबिलिटी, पानी में घुल रहा है या नहीं घुल रहा। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो ये सभी के सभी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं किसी भी मैटर की। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि ऑड वन आउट बताइए तो आप बता सकते हो इजिली यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी को पहले हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। वो क्या कहलाता है? देखिए वॉल्यूम क्या है, जैसे कि कोई भी चीज है, जितना स्थान वो घेर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने कहीं पे रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट कितना स्थान घेर रहा है, कितना स्थान ले रहा है, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टेक्स अप, कितना स्पेस कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा है। नॉर्मली हम वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब या फिर लिक्विड अगर है तो लीटर में दिखाते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व, इसको सिंपल समझिए कि मेरे पास 2 इक्वल साइज के रूम है, एक रूम में 50 लोग हैं और एक रूम में 100 पर्सन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ना दोनों का साइज सेम है, यहाँ पे 50 लोग हैं और यहाँ पे 100 लोग हैं, मतलब यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, लोग बहुत पास पास है। तो वही चीज है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने सब्सटेंस हैं आपके प्रेजेंट। तो डेंसिटी किसी सब्सटेंस की क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, mass per unit volume and determine how dense or light a substance is। तो डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेंसिटी इज इक्वल टू होगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कितने एरिया में कितने मॉलिक्यूल हैं वो उसकी डेंसिटी है। अगर ज्यादा एरिया है और कम मॉलिक्यूल है मतलब डेंसिटी कम है, लेकिन कम एरिया है और बहुत सारी डेंसिटी है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब डेंसिटी ज्यादा है। सिंपल सी बात है कि कमरा है, इस पूरे कमरे में अगर बात करें, इस पूरे रूम में मैं अकेली हूं, मतलब डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन इसी रूम में अगर मैं 100 लोगों को लाके खड़ा कर दूं तो डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपकी डेंसिटी या घनत्व कहलाता है। क्लियर है? मास को आप डिफाइन कर दो कि किलोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो किसी भी सॉल्वेंट में, मतलब वाटर या दूसरे सब्सटेंस में कितनी आसानी से वो मिक्स हो रहा है। जैसे कि अगर हमने लिया शुगर को मिला दिया पानी में तो हम कहेंगे ना शुगर तो पूरी तरीके से वाटर में मिक्स हो गई, या सॉल्ट जो था वो पूरी तरीके से वाटर में मिक्स हो गया, मतलब ये हाईली सॉल्युबल है, आसानी से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब आपका कोई भी मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है या नहीं करता। जैसे अगर हम बात करें प्लास्टिक के बारे में या रबड़ के बारे में, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती, तो हम बोलेंगे कि वो इंसुलेटर है, कुचालक है, क्योंकि करंट को पास नहीं कर रही। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉपर के बारे में, आयरन के बारे में या किसी भी मेटल के बारे में, वो आसानी से करंट को पास कर पा रहे हैं, और आसानी से अगर करंट पास हो रही तो हम बोलेंगे हमारा मटेरियल जो है वो कैसा है? कंडक्टर है, कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है, आसानी से वो करंट को पास कर पा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वो है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी मटेरियल है और उसको आपने उसके शेप को डिस्टॉर्ट किया है, शेप को शीट में कन्वर्ट कर दिया है। क्या कर दिया है आपने? कोई भी मटेरियल था उसको आपने शीट में ठोक पीट कर उसको शीट बना दिया है, जैसे कि एल्यूमिनियम की फॉइल, तो वो कहलाती है मैलेबिलिटी। इसी का तरह होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को वायर में कन्वर्ट करना, तो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो इजीली वायर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि कॉपर के वायर आते हैं हमारे पास, तो वो कहलाती है उसकी डक्टिलिटी। ठीक है, तन्यता, हिंदी में तन्यता कहते हैं।
लस्टर मतलब होता है शाइनी, चमकदार है कि नहीं, जैसे गोल्ड, सिल्वर कितने शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, लस्टर होते हैं। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसका सरफेस ग्लॉसी दिखे उसे हम क्या बोलेंगे, लस्टर प्रॉपर्टी, लस्टर या शाइनी प्रॉपर्टी बोलेंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आपका मटेरियल है, आपका जो भी मैटर है वो कितनी आसानी से लाइट को आर पार जाने देता है। जैसे कि कांच होते हैं, ग्लास होते हैं, ग्लास से लाइट आर पार चली जाती तो हम बोलेंगे कि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं अगर किसी सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड से लाइट इजिली पास नहीं हो पाती। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मैटर की। वहीं अगर हम मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, एसिड, बेस या दूसरे केमिकल के साथ हमारा मैटर कैसे रिएक्ट करता है। पानी के साथ, हवा के साथ, हाइड्रोजन के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ हमारा मटेरियल कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, कैसे रिएक्शन दे रहा है, वो सब हमारी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो एक एक करके हम इनको भी देखेंगे। जैसे कि रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का मतलब है कि हमारा जो भी सब्सटेंस है वो कितना रिएक्टिव है, मतलब वो केमिकल प्रोसेस को रन करने में कितना फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो कि हमने आयरन को छोड़ दिया, आयरन को क्या कर दिया, छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो आयरन क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उनके साथ आसानी से रिएक्ट कर लेगा। तो हम कहेंगे कि आयरन क्या है, रिएक्टिव है। लेकिन वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें, हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में गोल्ड को पहनते हैं, लंबे समय तक पहने रहते हैं, लेकिन उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते, क्योंकि गोल्ड जो है वो हाईली रिएक्टिव नहीं है, वो आसानी से एटमॉस्फेयर के विंड के साथ, मॉइस्चर्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आसानी से केमिकल रिएक्शन कर रहा है और कुछ नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो मटेरियल रिएक्टिव है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कंबस्टिबिलिटी, मतलब कोई भी मटेरियल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, तो हम उसके नेचर को बोलते हैं कि कंबशन हो रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाए, इग्नाइट हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है, कंबेसिबल है, ज्वलनशील है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। कोई भी मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है तो इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, कि जंग लग गई, लोहे को जंग लग गई। तो लोहे पे जंग लगना बेसिकली क्या है कि ऑक्सीडेशन है। आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड तैयार कर लिया, तो इसको हमने बोला रस्टिंग, मतलब आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है आपका कोई भी जो आपका मटेरियल है उसने केमिकल इंटरेक्शन किया है सराउंडिंग के साथ और अपनी प्रॉपर्टी को खो दिया है, डिस्ट्रॉय या डिटोरिएट कर दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन के बारे में, तो आयरन क्या करता है, लोहा क्या करता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और ऑक्साइड बना लेता है, और जब वो ऑक्साइड बना लेता है तो रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आयरन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी मटेरियल जब सराउंडिंग के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसकी जो प्रॉपर्टी डिटोरिएट हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है, उसे हमने कोरोजन बोला है। ठीक है, ये भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अब ये क्या होती है, तो कोई भी आपका सब्सटेंस है अगर वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन दे रहा है, कोई भी आपने केमिकल लिया और उसको पानी में मिलाया या रिएक्शन कराई, तो अगर उसने हाइड्रोजन आयन दिया मतलब वो एसिड नेचर का है, अगर उसने हाइड्रोक्साइड मतलब OH दिया मतलब वो बेसिक नेचर का है। मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, जब उसमें आपने केमिकल रिएक्शन कराई और उसने हाइड्रोजन आयन दिया, तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, एसिड नेचर का है। लेकिन वही सब्सटेंस अगर रिएक्ट करने पे OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो हम बोलेंगे कि उसका नेचर क्या है, बेस है, मतलब वो क्षारीय प्रकृति का है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये सारी चीजें आपकी केमिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी।
तो रेडियो एक्टिविटी क्या कहलाती है? हमारा कोई भी एक अनस्टेबल एटम और उसके न्यूक्लियस से लगातार अनस्टेबिलिटी के कारण अल्फा, बीटा और गामा रेज इमिट होती रहती हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस या ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और उनसे लगातार रेज इमिट होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं A इज इक्वल टू -dN/dt। तो A तो आपकी रेडियो एक्टिविटी को बता रहा है कि टोटल कितना आपने एमिशन किया है, टोटल एक्टिविटी क्या है। T यहाँ पर टाइम दिखाता है और N दिखाता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कितना यहाँ पर जो लॉसेस हुए हैं, मतलब कितना आपने रेज को एमिट करके अपने मास में कमी लाई है, इसलिए लिखा हुआ है माइनस, कमी लाना। तो dN/dt, ये आपकी रेडियो एक्टिविटी को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? अब हमने फर्दर अपने जो मैटर्स हैं उनको दो और तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो दो और तरीकों से मतलब हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपने मैटर को। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब हमारा जो मैटर है वो डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटी के हिसाब से चेंज नहीं होती, अनअफेक्टेड रहती है मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अगर आपने पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज दैट डोंट चेंज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच और व्हाट साइज ऑफ मटेरियल इज बीइंग व्यूड। अगर आप जैसे कि 1 किलो आप 1 kg अनियन लेकर आ जाओ या 1 अनियन लेके आओ, तो 1 अनियन हो या 1 kg अनियन हो, तो इससे अनियन की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके जो बिहेवियर है उनमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप उसको कट करोगे तो अगेन सल्फर एसिड, आपको सल्फ्यूरिक जो गैस है वो वहां से निकलेगी, आपको टीयर्स आएंगे, चाहे आप 1 kg अनियन को कट डाउन करो या फिर 1 अनियन को कट करो। मतलब जो क्वांटिटी है वो डिपेंड नहीं करती है आपकी प्रॉपर्टी पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि डेंसिटी, टेम्परेचर, कलर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। चाहे आप 100 लीटर वाटर को बॉईल करो या 1 लीटर वाटर को बॉईल करो, तो दोनों ही केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्लियर? आप 100 ऑरेंजेस लेकर आ जाओ या 1 ऑरेंज लेकर आओ, कलर तो सेम रहेगा ऑरेंज का। तो क्वांटिटी के हिसाब से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदल रही हैं, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि डेंसिटी, टेम्परेचर, कलर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसी का अपोजिट होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब आपका साइज के अकॉर्डिंग या फिर आपके वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मास, वॉल्यूम एंड एनर्जी। ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स कहलाती है। द वॉल्यूम और साइज ऑफ द सब्सटेंस बीइंग सीन अफेक्टेड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने यहां पर दो और तरीके से अपने मैटर्स को क्लासिफाई कर लिया। अंत में हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अच्छे से समझिएगा क्या होता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 में। ठीक है, 1662 में बॉयल्स लॉ आया था, जो कि रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है। अगर पूछ लिया जाए बॉयल्स लॉ क्या बताता है, तो आप कहेंगे कि प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा लॉ है जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है? तो आंसर हो जाएगा बॉयल्स का लॉ। या कई बार डायरेक्टली बॉयल्स का लॉ क्या है लिखने आ जाता है, तो आप लिखेंगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। इसको लिख दिया जाता है PV इज इक्वल टू K। K मतलब हो गया आपका कांस्टेंट। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि बॉयल्स लॉ क्या है, तो PV इज इक्वल टू K या फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये आपका बॉयल लॉ कहलाता है। अब क्या है ये लॉ, जरा हम इसको देख लेते हैं।
अगर इन जनरल हम डेफिनेशन पे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यही मतलब निकल रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, उल्टा होना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, सिंपल सा है। तो इसमें क्या लिखा है, बॉयल्स लॉ इज अ गैस लॉ। पहली चीज तो ये गैस के लिए है। बॉयल्स लॉ किसके लिए है, ये गैस के लिए है और गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये रिलेशन बताता है। ठीक है, ये इसको रखना है। which state that the pressure exerted by a gas is inversely proportional to the volume। तो जो प्रेशर और वॉल्यूम है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इसको आप ऐसा समझिएगा, जैसे आपके पास एक बलून है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बलून है और आपने उसमें बहुत प्रेशर लगा के उसमें हवा भरी है, तो उसका शेप बड़ा हो गया, बलून का जो शेप है वो बड़ा हो गया, वॉल्यूम बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आकार इसका क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन अगर आपने वही जो बलून है उसको आपने प्रेशर लगा के एक्सर्ट कर दिया, जो उसमें भरी हुई गैस थी वो बाहर निकाल दी, तो उसका वॉल्यूम क्या है, कम हो गया। तो आपने प्रेशर लगाया और वॉल्यूम को क्या करा, कम करा, दबा दिया, तो वॉल्यूम कम हो गया। यही आपका बॉयल्स लॉ है। चलो वापस से समझाती हूं मैं। बॉयल्स लॉ किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, 1662 में दिया था। किसके लिए है, गैस के लिए है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। क्लियर? इसका एग्जांपल है, मेरे पास एक बलून था, बलून में हवा भरी हुई थी, मैंने क्या किया, बलून को प्रेशर किया, प्रेशर लगाया और उसकी हवा बाहर निकाली। तो प्रेशर मैंने लगाया, हवा बाहर निकाली और बलून का साइज हो गया छोटा, आकार हो गया छोटा। मतलब प्रेशर लगाने पे आकार या साइज क्या हो गया, छोटा, मतलब वॉल्यूम हो गया कम। यही आपका बॉयल्स का लॉ कहलाता है, विच इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब अपने लंग्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिएगा लंग्स में क्या होता है, लंग्स भी तो ऐसे ही काम करते हैं। जब आप प्रेशर रिलीज करते हो, मतलब ऑक्सीजन गैस को आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ रहे हो, प्रेशर रिलीज कर रहे हो, ठीक है, तो प्रेशर रिलीज कर रहे हो तो डायफ्राम आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर और नीचे हो रहा है। या फिर आप इसको देख सकते हैं, आप प्रेशर लगा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो प्रेशर लगाया और यहाँ पे वॉल्यूम मतलब आकार कम हुआ। ये भी आपका एक एग्जाम्पल है किसका, बॉयल्स लॉ का। जैसे कि अगर आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, ऑक्सीजन को अंदर लेते हो आप, तो क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया तो आपके जो लंग्स का साइज इंक्रीज होता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर कम है। लेकिन जब आप इसको रिलीज करते हो तो वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। तो आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हो, सिंपल, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वैसे ही होता है एक चार्ल्स का नियम। तो यहाँ पे जो चार्ल्स का लॉ है ये आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन बताता है। क्या बोलता है ये लॉ, ये भी गैस के लिए है और ये बताता है कि डायरेक्टली यहाँ पे जो आइडियल कंडीशन में वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, सिंपल सी बात है। ये यहाँ पे बोला गया है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। चार्ल्स लॉ ऑल्सो समथिंग रिफर टू एज द लॉ ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, लॉ ऑफ वॉल्यूम इसे कहा जाता है, जैसे कि वो लॉ ऑफ गैस था वैसे ये लॉ ऑफ वॉल्यूम है। गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ हाउ गैस एक्सपांड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर होती है, एलपीजी गैस सिलेंडर में आपने कंप्रेस करके गैस को भर दिया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा लीजिए, आपके पास गैस है तो उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या लिक्विड उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस बन जाएगा। लिक्विड है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, आकार बढ़ गया, साइज बढ़ गया। यही बात यहाँ पे बोली है किसने, चार्ल्स ने। क्लियर है? तो चार्ल्स ने हमको यही लॉ दिया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। जैसे कि पानी को गर्म करोगे तो वो गैस में बदलेगा, तो पानी का वॉल्यूम कम था, टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस में बदला, तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। क्लियर? तो ये आपका चार्ल्स लॉ है। डन? ठीक है। एलपीजी का सिलेंडर आपका बॉयल्स लॉ पे ज्यादा फिट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास गैस थी, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, हमने उस पर प्रेशर लगाया, बहुत प्रेशर लगाया और कंप्रेस कर दिया, उसका वॉल्यूम क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। तो बॉयल्स लॉ पे आपका एलपीजी गैस सिलेंडर है, आप ऐसे भी लिंक कर पाओगे।
ठीक है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, जहां पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो आपका चार्ल्स का नियम है। जहां पे प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वो आपका बॉयल्स का नियम है। ठीक है, डायरेक्ट बस इसके इक्वेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा वहां एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने फाइनली स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने सॉलिड देखा था, जो कि टाइटली पैक्ड था, रेगुलर पैटर्न था, फिक्स्ड वॉल्यूम था, फिक्स्ड शेप था। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल थे वो स्ट्रांगली अटैच थे और एक दूसरे को जुड़े हुए थे। वही लिक्विड जो था, इसका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था, कोई फिक्स शेप नहीं था, डिफाइंड वॉल्यूम नहीं था, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से उतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, और जिस कंटेनर में इसको डालो उस कंटेनर का ये शेप ले रहा था। गैस क्या थी, तो इनका भी कोई प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं था, कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, और आसानी से ये फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है गैस का। सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, फिर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। इसी के अपोजिट होता है डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की, और फिर गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। क्लियर। अगली बात करते हैं प्लाज्मा। जो 4th नंबर की स्टेट होती है उसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट पूरे अगर यूनिवर्स की बात करें तो पूरी यूनिवर्स में हमारे पास सबसे ज्यादा जो मटेरियल है वो प्लाज्मा स्टेट में है। जितने आपके स्टार्स दिखाई देते हैं, आपका सन जो होता है, वो सभी के सभी प्लाज्मा स्टेट है। बेसिकली जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, कोई गैस चार्ज हो जाती है, तो उसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। जैसे कि अगर हम बात करें सन के अंदर कितनी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, और उसमें जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस है वो एकदम हाई टेम्परेचर पे क्या है, बहुत ज्यादा चार्ज है, आयन के फॉर्म में है। मतलब आपका सन जो है वो एक प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक है, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर जब आपके एटम के अंदर जो आयन्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ सन एंड स्टार, तो उसे ही हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि हमारे घरों में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आते हैं, जो गैसेस CFL वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी में भी आपको प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आपने फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर कोई गैस इंसर्ट की है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आयन चार्ज हो जाते हैं, और आयन चार्ज होने के बाद फास्फोरस की स्क्रीन से टकराते हैं, और फास्फोरस की स्क्रीन चमकती है, जिसके कारण वो लाइट हमको ग्लो करती हुई दिखाई देती है। तो वो भी आपकी क्या है, एक तरीके से प्लाज्मा स्टेट आपको देखने को मिलेगा। प्लाज्मा स्टेट में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं, आयंस जो हैं, इलेक्ट्रॉन है जो, वो चार्ज है, और चार्ज होने के कारण यहाँ वहां भागते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी, प्लाज्मा में होगी। अब 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो 4 स्टेट्स हैं वो नॉर्मली पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। लेकिन 5th नंबर की जो स्टेट है वो मैन मेड है, इंसानों ने उसे तैयार किया है, जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका नाम आपने सुना होगा, और सत्येंद्र नाथ बोस जो कि एक मैथमेटिशियन रहे हैं, उन दोनों के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, और इस स्टेज को अचीव किया गया था, इसलिए इसका नाम इन्हीं 2 साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल को जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, किसी भी मटेरियल को जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो बहुत लो डेंसिटी पर, लो टेम्परेचर पे, तो हमको जो स्टेट मिलती है उसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। 1995 में साइंटिस्ट के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था लेजर और मैग्नेट की मदद से। जो रुबिडियम है, रुबिडियम को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी और लो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले गए, और वहां पर इस स्टेट को पहली बार क्रिएट किया था। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि BEC स्टेट को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो एक्सट्रीमली लो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी पे इस स्टेट को अचीव किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ले गया तो मॉलिक्यूल एकदम पास आ गए, और अब मॉलिक्यूल्स में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे से चिपक गए हैं, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स ना दिखाई देकर एक सिंगल जाइंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है।
यही आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एनर्जी स्टेट कहलाती है, और सबसे लीस्ट एनर्जी इसी स्टेट में होती है, क्योंकि एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर पे है। जब जीरो टेम्परेचर पे आप ले गए तो मॉलिक्यूल में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, ना काइनेटिक एनर्जी है, ना वो मूव हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलैप्स होकर एक जाइंट मॉलिक्यूल बना लिया है। यही आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहलाती है। तो हमने पांचों की पांचों स्टेट मैटर की डिस्कस कर ली है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें कुछ और मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।